नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी विषय की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, इसको हम समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से। तो अब्राहम हेराल्ड मैस्लो, इनका पूरा नाम क्या था? अब्राहम हेराल्ड मैस्लो। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। इनकी पुस्तकें इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं 2। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, एक पुस्तक इन्होंने लिखी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, और दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, द थ्योरी ऑफ ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इनकी 2 पुस्तकें थी अब्राहम हेराल्ड मैस्लो की। ये जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इसमें इनके अन्य नामों में से पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग आपूर्ति सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत और आवश्यकता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जिसमें आ जाते हैं पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग आपूर्ति आवश्यकता सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत और आवश्यकता का सिद्धांत। इनकी आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत है इसको हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में। इस सिद्धांत में मैस्लो ने 5 आवश्यकताओं का उल्लेख किया। ये जो सिद्धांत दिया इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, इसमें 5 आवश्यकताओं का उल्लेख किया। कितनी आवश्यकताओं का? 5। जिसे त्रिकोणाकार संबंध रूप से स्थापित किया। इन्होंने इसको त्रिकोणाकार संबंध रूप से स्थापित किया 5 आवश्यकताओं को। कुछ निम्न आवश्यकताएं बताई, कुछ उच्च आवश्यकताएं। तो ये आवश्यकता का जो त्रिकोणाकार संबंध स्थापित किया है इसको इस रूप में हम देखते हैं। इसमें देखिए पहली जो आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं। मैस्लो ने बताया ये निम्न प्रधान आवश्यकताएं हैं, पर निम्न आवश्यकताएं हैं, निम्न स्तर की आवश्यकताएं माना है शारीरिक आवश्यकताओं को। शारीरिक आवश्यकताओं में जैसे हवा, पानी, भोजन, नींद, प्रजनन आदि आ जाता है। इसमें मनुष्य को प्रधान रूप से जिन आवश्यकताओं की जरूरत होती है वो सबसे पहले आ जाती हैं शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे पहले हम किन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे? शारीरिक आवश्यकताओं को। शारीरिक आवश्यकताओं के बाद हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, फिर सुरक्षा, संबंध, सम्मान और आत्म वास्तवीकरण। तो सबसे जो निम्न आवश्यकताएं हैं वो हमारी आ जाती हैं शारीरिक आवश्यकताएं। जब तक हम शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम आगे की आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोच सकते, ना उनको पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए शारीरिक आवश्यकताएं। तो शारीरिक आवश्यकताओं को मैस्लो ने निम्न आवश्यकताओं में बताया और प्रधान आवश्यकताएं बताया। ये प्रधान सभी के लिए, सभी मनुष्य जाति के लिए ये प्रधान आवश्यकताएं हैं। शारीरिक आवश्यकताएं जब व्यक्ति की पूरी हो जाती हैं तब वह किसकी आवश्यकताओं की जरूरत होती है? उसको सुरक्षा की। अब वह समाज में सुरक्षित होना चाहता है, शारीरिक सुरक्षा चाहता है, नौकरी, स्वास्थ्य, संपत्ति, अपने पास संपत्ति करना चाहता है, स्वास्थ्य बीमा कराना, इस तरीके से वह स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा चाहता है। उसको नौकरी की जरूरत होती है जिससे वह समाज में सुरक्षित हो सके, और उसको शारीरिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जब व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसके बाद वह सोचता है सामाजिक सुरक्षा की, जिसमें नौकरी, स्वास्थ्य, संपत्ति और शारीरिक सुरक्षा आ जाती है। अब व्यक्ति की सुरक्षित हो गया है, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, समाज में उसको अब नौकरी मिल गई है, स्वास्थ्य के प्रति वह सुरक्षित है, तब वह किसकी तरफ बढ़ेगा? तीसरी आवश्यकता की तरफ, संबंध की तरफ। अब व्यक्ति को संबंध चाहिए, दोस्ती, परिवार, इस तरीके से उसको संबंध चाहिए जिसमें वह अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, अच्छे से रह सके। तो जब उसको पहले शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी उसके बाद व्यक्ति सुरक्षा की सोचेगा, और सुरक्षा पूरी हो जाने के बाद अब व्यक्ति संबंधों की तरफ बढ़ता है।
दोस्ती करता है, प्यार, शादी, परिवार, तो इस तरीके की आवश्यकता इसको रखा गया संबंध की आवश्यकता में। जब ये आवश्यकता संबंध की आवश्यकता पूरी हो जाती है, व्यक्ति दोस्त बन जाते हैं, परिवार बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, संबंध काफ़ी स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद वह क्या चाहता है? सम्मान चाहता है, उपलब्धि चाहता है। समाज में उसको अब क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। लोगों से सम्मान चाहिए, अपनों से सम्मान चाहिए, दोस्तों से सम्मान चाहिए। तो अब वह सम्मान चाहने लगता है, सम्मान उसको चाहिए होता है। तो ये सम्मान की भावना उसमें कब आती है? पहले उसकी जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसको सुरक्षा मिल जाती है, समाज में संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद वह चाहता है कि इसको सम्मान अच्छी उपलब्धि प्राप्त करना, जिससे समाज में उसको सम्मान मिले। इसके बाद व्यक्ति की जो आवश्यकता आ जाती है वो आ जाती है आत्म वास्तविकरण। जब व्यक्ति की ये चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, जब व्यक्ति समाज में ये चारों आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तब वह बढ़ता है आत्म वास्तविकरण की तरफ। अपने को खोजना, वह अपने को खोजना चाहता है। उसकी जो आवश्यकता है किसमें? रचनात्मकता, नैतिकता, समस्या समाधान की उसमें आ जाती है कि किस तरह की समस्या को समाधान करना है, अपने को खोजना है। समाज में रहकर व्यक्ति समाज के लोगों के बीच रहकर अपने आप को जब सम्मान, संबंध, सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इसके बाद व्यक्ति अपने आप को खोजने की सोचता है। आखिर मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में किस तरीके की क्षमताएं हैं, इस तरीके से व्यक्ति सोचने लगता है। तो इसमें ये दो आवश्यकताएं हैं, इनको अब्राहम मैस्लो ने सम्मान और आत्म वास्तविकरण की जो आवश्यकता है, इसको इन आवश्यकताओं को उच्च आवश्यकताओं में रखा है, इनको गॉड माना है। और प्रधान आवश्यकताओं में शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और संबंध की आवश्यकता को रखा है। इनको अब्राहम मैस्लो ने निम्न आवश्यकता माना है। तो ये मैस्लो ने दिया आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इसमें सबसे पहले की आवश्यकता शारीरिक, फिर सुरक्षा की, इसके बाद संबंध, सम्मान और आत्म वास्तविकरण। इसमें एक चीज़ समझिए आप कि जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी, तभी वह सुरक्षा की आवश्यकता की तरफ बढ़ेगा। और जब व्यक्ति की सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तब वह संबंध की आवश्यकता की तरफ बढ़ेगा। और संबंध की आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद सम्मान, और सम्मान की जब उसको समाज में मिल जाएगा, उसके बाद वह आत्म वास्तविकरण की तरफ बढ़ेगा, अपने को खोजने की तरफ। तो ये था अब्राहम मैस्लो का मानववाद या आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, जो अवप्रेरणा सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ये मैस्लो ने दिया है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। का जो हमारा टॉपिक है रॉबर्ट गैने का अधिगम प्रकारवाद। आज हम समझेंगे गैने का अधिगम प्रकारवाद। तो रॉबर्ट गैने ने 8 अधिगम प्रकार बताए, जो ऊपर की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित है। ऊपर की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित है, 8 प्रकार बताए हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि रॉबर्ट गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। अगर आपको किसी भी विषय की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो रॉबर्ट गैने ने अधिगम के जो 8 प्रकार बताए हैं, उनको हम देखते हैं ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ जो अधिगम प्रकार बताए हैं, उसमें संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, और 8वें नंबर पे आ जाता है समस्या समाधान अधिगम। तो ये 8 प्रकार दिए हैं गैने ने। रॉबर्ट गैने ने यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें कि निम्न श्रेणी का अधिगम किसको बताया? रॉबर्ट गैने ने सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम किसको बताया है? तो सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम बताया है संकेत अधिगम को। किसको? संकेत अधिगम को। इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से बन सकता है कि सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम किसको बताया है? तो रॉबर्ट गैने ने सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम बताया है समस्या समाधान अधिगम को। इसमें 1 से जो 4 तक हमारे अधिगम हैं, 1 से 4 तक के अधिगम संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक अधिगम, ये जो 1 से 4 तक के अधिगम हैं, ये निम्न श्रेणी के अधिगम आ जाते हैं। इनको रखते हैं हम निचले स्तर में।
निचले स्तर जो अधिगम है 1 से 4 तक के हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं जो 1 से 4 तक के स्तर के अधिगम है, इसमें चिंतन व तर्क का अभाव पाया जाता है। ये निम्न श्रेणी के अधिगम आ जाते हैं 1 से 4 तक के। तो इसमें क्या है, चिंतन व तर्क का अभाव पाया जाता है। चिंतन व तर्क का अभाव पाया जाता है। इसके बाद हमारे 5 से 8 तक के 5 से 8 तक के जो अधिगम हैं, इसमें विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो ये आ जाते हैं उच्च श्रेणी में। 5 से 8 तक के किसमें आ जाते हैं, उच्च श्रेणी में। उच्च श्रेणी के जो अधिगम होते हैं, इनमें चिंतन और तर्क पाया जाता है। इनमें चिंतन और तर्क पाया जाता है। चिंतन व तर्क पाया जाता है। तो ये हो जाते हैं निम्न श्रेणी के 1 से 4 तक के, इनमें चिंतन और तर्क नहीं पाया जाता है। और 5 से 8 तक के, इनमें चिंतन व तर्क पाया जाता है। तो इसमें जो निम्न श्रेणी के जो अधिगम, इसमें 1 से 3 तक के जो अधिगम है, संकेत अधिगम, उद्दीपक, अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम। ये जो 3 अधिगम हैं, जो 3 अधिगम बताए हैं, ये मानव व पशु दोनों अधिगम कर सकते हैं। इस तरीके के जो अधिगम है, इनमें मानव और पशु दोनों अधिगम कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं जो ऊपर के शाब्दिक, विभेद, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान अधिगम। ये सिर्फ मानव कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। तो संकेत अधिगम से आप जानवर को भी समझा सकते हैं। जिस तरीके से पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, संकेतों के द्वारा किया था, तो इस तरीके से संकेत अधिगम में आ जाता है। रॉबर्ट गैने की 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। एक पुस्तक रॉबर्ट गैने ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और दूसरी है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये पुस्तकें क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके कि रॉबर्ट गैने की पुस्तकें कौन सी है, तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ये 2 पुस्तकें लिखी थी। पुस्तकें बहुत लिखी थी, लेकिन इसमें 2 इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, तो ये आ जाती हैं। इसके बाद जो 8 अधिगम प्रकार बताए हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहला हमारा क्या आ जाता है, संकेत अधिगम। इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है संकेत अधिगम स्तर। संकेत अधिगम स्तर में क्या, संकेत के द्वारा बच्चों को सिखाना। संकेत अधिगम स्तर में क्या किया जा रहा है, संकेत के द्वारा बच्चों को सिखाना। तो यह पावलव के सिद्धांत पर भी आधारित है। पावलव ने कुत्ते पर जो प्रयोग किया था, उसमें संकेत के द्वारा ही, उसने घंटी के द्वारा ही कुत्ते को सिखाया था। तो यहाँ पे ये निकल के आ जाता है कि संकेत अधिगम स्तर जो है 1, 2, 3 के जो अधिगम स्तर हैं, वो पशुओं पर भी लागू होते हैं। तो संकेत के द्वारा बच्चे को सिखाना, तो ये आ गया संकेत अधिगम स्तर। इसमें पशुओं पे भी हम उनको अधिगम करा सकते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, यह स्तर थॉर्नडाइक व पावलव के सिद्धांत पर आधारित है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के द्वारा थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, उन्होंने उद्दीपक प्रस्तुत किया था, उससे अनुक्रिया करके उसने अपने भोजन को प्राप्त किया था। तो ये स्तर आ जाता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, थॉर्नडाइक व पावलव के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा हमारा अधिगम स्तर है श्रृंखला अधिगम स्तर। श्रृंखला अधिगम स्तर में, इस स्तर में उद्दीपन और अनुक्रिया को बच्चे के सामने एक श्रृंखला में रखा जा सकता है। यह स्तर एडविन गुथरी ने दिया। यह स्तर जो है किसने दिया है, एडविन गुथरी ने। और इस स्तर में उद्दीपन और अनुक्रिया को बच्चे के सामने श्रृंखला के रूप में रखा जा सकता है और श्रृंखला के द्वारा उसको अधिगम कराया जा सकता है। तो ये स्तर किसने दिया था, एडविन गुथरी ने। ये जो 3 स्तर हो गए, संकेत, उद्दीपन, अनुक्रिया, श्रृंखला स्तर, ये मानव और पशु दोनों पर लागू होते हैं। इसके बाद आ जाता है शाब्दिक सहचर्य अधिगम। शाब्दिक सहचर्य अधिगम, संकेतों और ध्वनियों के द्वारा सीखे गए ज्ञान को अब बच्चा शब्दों में व्यक्त करता है। शाब्दिक सहचर्य अधिगम में क्या होता है कि जो संकेतों और ध्वनियों से बच्चे ने सीखा है, अब उस ज्ञान को
बच्चा शब्दों में व्यक्त करना सीख गया है, शब्दों में बताना सीख गया है। तो ये हो गया हमारा शाब्दिक सहचर्य अधिगम स्तर। इसके बाद अगला आ जाता है विभेदात्मक अधिगम स्तर। विभेदात्मक अधिगम स्तर में शब्दों, अक्षरों, वस्तुओं, व्यक्तियों के बारे में अंतर जानने लग जाता है। इसमें क्या है, बच्चा शब्दों, अक्षरों, वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में विभेद करना सीख जाता है, अंतर करना सीख जाता है वह अच्छी तरीके से। तो यह हो जाता है हमारा विभेदात्मक अधिगम स्तर, 5वें नंबर का अधिगम स्तर ये। अगला हमारा आ जाता है संप्रत्यय अधिगम स्तर। संप्रत्यय अधिगम स्तर में, इस स्तर में बालक वस्तुओं को अपने दिमाग में स्मरण करना सीख जाता है। संप्रत्यय अधिगम स्तर में क्या होता है, बच्चा वस्तुओं को अपने दिमाग में स्मरण करना सीख जाता है और इसे 1964 में कैडलर ने दिया। किसने दिया? कैडलर ने 1964 में, संप्रत्यय अधिगम स्तर। तो बालक क्या अपने दिमाग में बच्चों को याद रखना सीख जाता है, स्मरण करना सीख जाता है। अगला अधिगम स्तर है सिद्धांत अधिगम स्तर। सिद्धांत अधिगम स्तर में जब बच्चे के दिमाग में संप्रत्यय बनना शुरू हो जाते हैं तभी वह सिद्धांत को समझ पाता है। बच्चा सिद्धांत को कब समझ पाता है? जब उसके दिमाग में संप्रत्यय बनने लगते हैं। इसी के बाद बच्चा किसी सिद्धांत को समझ पाता है कि बर्फ से पानी कैसे बनता है। तो बर्फ से, जैसे कोई बर्फ है, गर्म होकर उससे पानी बनता है। तो इस सिद्धांत को तभी समझेगा जब उसके दिमाग में संप्रत्यय बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ गया 8वें नंबर का अधिगम स्तर, समस्या समाधान अधिगम स्तर। समस्या समाधान अधिगम स्तर में क्या होता है, जब बच्चा सिद्धांत को समझ लेता है। सिद्धांत अधिगम स्तर में बच्चे ने क्या, सिद्धांत को समझ लिया। अब बच्चे ने जब सिद्धांत को समझ लिया तो वह आसानी से किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। तो ये समस्या समाधान कब कर लेता है बच्चा? जब बच्चा सिद्धांत को समझ लेता है। तो ये सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम स्तर है, समस्या समाधान अधिगम स्तर, रॉबर्ट गैने के अनुसार। और सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम स्तर क्या है? संकेत अधिगम। तो ये हमने आज पढ़ा है रॉबर्ट गैने का अधिगम प्रकारवाद। इसमें उन्होंने कितने स्तर बताए हैं अधिगम के? 8। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लास। अगला जो सिद्धांत है वो है एडविन गुथरी का विस्थापन प्रतिस्थापन सिद्धांत। एडविन गुथरी एक व्यवहारवादी थे। जैसे हल, थार्नडाइक, स्किनर ये व्यवहारवादी थे, इसी तरीके से एडविन गुथरी एक व्यवहारवादी थे। इन्होंने जो हल, थार्नडाइक, इन्होंने पुनर्वलन को सीखने में ज़्यादा महत्व दिया। एडविन गुथरी ने सीखने में पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया है। इन्होंने दंड, पुरस्कार, इस तरीके की किसी भी चीज़ को महत्व नहीं दिया है। तो एडविन गुथरी का जो विस्थापन प्रतिस्थापन सिद्धांत है, इसमें इन्होंने समीपता पर अधिक बल दिया है। किस तरीके से कि एक अधिगम परिस्थिति से प्राप्त अनुभव का उपयोग दूसरी अधिगम परिस्थितियों में करना तथा अन्य अधिगम परिस्थिति का उपयोग नई अधिगम परिस्थिति में किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। जिस तरीके से कोई अधिगम परिस्थिति है, उसके बाद उसका जो अनुभव मिलता है उसका प्रयोग ठीक उसी तरीके की कोई अधिगम परिस्थिति फंसती है तो उसका प्रयोग उसमें किया जाना, और उसके बाद कोई नई अन्य अधिगम परिस्थिति आती है तो उसमें उन अधिगम परिस्थितियों का जो ज्ञान मिला है उससे उनका परिस्थिति को जोड़कर उनका समाधान निकालना। तो ये हो जाता है विस्थापन का सिद्धांत। एडविन गुथरी ने अपना प्रयोग जो किया था बिल्ली पर किया था और खरगोश पर किया था, और एक व्यवहारवादी थे, अमेरिका के व्यवहारवादी। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया विस्थापन प्रतिस्थापन सिद्धांत, क्या कहा है कि एक अधिगम परिस्थिति से प्राप्त अनुभव का अगर हम किसी एक अधिगम परिस्थिति में हैं और उसका हम समाधान निकालते हैं, उसी तरीके की हमें दूसरी अधिगम परिस्थिति मिलती है तो उस अधिगम परिस्थिति के जो अनुभव मिला है उसका प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं। इसके बाद अगर अन्य कोई अधिगम परिस्थिति का आती है तो उसमें उसके अनुभव का प्रयोग हम करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? विस्थापन का सिद्धांत, विस्थापन या प्रतिस्थापन का सिद्धांत। एडविन गुथरी एक व्यवहारवादी थे। क्षेत्र अधिगम सिद्धांत को हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में।
यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और क्षेत्र अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। अगर आप किसी विषय की PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम पे जाकर जुड़कर वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत। क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने। क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन ने। यह जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये जर्मन और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे कुर्ट लेविन। इन्होंने सिद्धांत दिया है क्षेत्र अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है कि प्राणी व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उनके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित हैं। प्राणी होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका व्यवहार उन सभी कारकों के द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र में आते हैं। जिस क्षेत्र में वह रहता है, जिस वातावरण में वह रहता है, उसी तरीके का वह व्यवहार करने लगता है। जैसे वह अगर इस तरीके के क्षेत्र में रहता है जहाँ के लोग गाली गलौज करते हैं, शराब पीते हैं या गलत कार्य करते हैं, तो वह उसी तरीके का बनता है, उसी तरीके का व्यवहार करता है। तो जो प्राणी व्यवहार होता है, क्या होता है? वो क्षेत्र से प्रभावित होता है। जिस तरीके के क्षेत्र में व्यक्ति रहता है उसी तरीके के व्यवहार को वह ग्रहण करता है। तो ये दिया है क्षेत्र अधिगम सिद्धांत किसने? कुर्ट लेविन ने। जीवन क्षेत्र में व्यक्ति की आवश्यकताएं ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। कुर्ट लेविन क्या मानते हैं कि जीवन क्षेत्र में व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए कौन प्रेरित करता है? आवश्यकताएं। उसके जीवन में जो आवश्यकताएं होती हैं वही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके बाद जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की तरफ कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन कुछ शक्तियां होती हैं जो बाधाओं को तोड़ देती हैं और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कुर्ट लेविन क्या मानते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य के बीच में कुछ बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पार करके हमको तोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो उन बाधाओं को तोड़ने में हमारी मदद करती हैं और हम उन बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये किसने अपने विचार रखे हैं? कुर्ट लेविन ने, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत। कुर्ट लेविन का जो क्षेत्र बिंदु या तल बिंदु तलक्रम का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि अधिगम यानी सीखना वातावरणीय कारकों तथा व्यक्तिगत कारकों के गुणनफल का प्रतिफल है। यह अधिगम क्या है? सीखना। जो वातावरणीय कारक हैं और जो व्यक्तिगत कारक हैं उनके गुणनफल का प्रतिफल है। ये किसने कहा है? कुर्ट लेविन ने। L फॉर लर्निंग यानी सीखना, E फॉर एनवायरनमेंट यानी वातावरणीय कारक, P फॉर पर्सनैलिटी यानी व्यक्तिगत कारक। तो इनका गुणनफल का परिणाम है। जो व्यक्ति अधिगम करता है वो किसका? वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारकों का परिणाम है, प्रतिफल है। सीखना कैसे बनता है? वातावरणीय कारक गुणन व्यक्तिगत कारक, इन दोनों कारकों का जो गुणनफल होता है तब क्या होता है? अधिगम होता है। तो अधिगम को क्या बताया है? वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारकों का गुणनफल, अधिगम को सीखना। कुर्ट लेविन का जो क्षेत्र बिंदु सिद्धांत है, इसके कुछ अब उपनाम भी हैं, अन्य नाम। इनको हम देख लेते हैं, इनको किन किन नामों से हम जानते हैं। तो इन नामों में लक्ष्य का सिद्धांत, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? लक्ष्य का सिद्धांत। अधिगम का तलरूप सिद्धांत, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, सदिश का सिद्धांत, सही दिशा का सिद्धांत, सही दिशा का सिद्धांत, समूह गतिकी का सिद्धांत, समूह गतिकी का सिद्धांत, व्यवहार गति का सिद्धांत, गत्यात्मक विकास का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत। इन अन्य नामों से हम इस क्षेत्र बिंदु, जो इनका क्षेत्र अधिगम सिद्धांत है कुर्ट लेविन का, इन अन्य नामों से भी हम जानते हैं। कौन कौन से? लक्ष्य का सिद्धांत, अधिगम का तलरूप सिद्धांत, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, सदिश का सिद्धांत, सही दिशा का सिद्धांत, समूह गतिकी का सिद्धांत, व्यवहार गति का सिद्धांत, गत्यात्मक विकास का सिद्धांत
और समूह गतिशीलता का सिद्धांत। जो कुर्ट लेविन है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? क्षेत्र बिंदु सिद्धांत। इन्होंने क्या माना है कि अधिगम क्या है? वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारकों के गुणनफल का परिणाम है, प्रतिफल है अधिगम। तो हमने ये पढ़ा है अभी कुर्ट लेविन का क्षेत्र बिंदु या तल बिंदु सिद्धांत। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।